वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम रिवाइज करेंगे एंड डिस्कस करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो आज हम सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हमारे चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। एंड अगर आपको क्लास 10 SST का फुल सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है। आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू टेस्ट चाहिए, एमसीक्यू क्विज चाहिए, चेक आउट द क्लास 10 SST प्लेलिस्ट। उसमें आपको सारे ही चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर रेस्ट ऑफ द सिलेबस। एंड नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज आवर चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर rise of nationalism in Europe. Okay, the first question is, which of the following was not visualized by Frederick Sorry in his first print of series of 4 prints made up of democratic and social republic? Okay, given है and you have to tell that इनमें से कौन सा ऑप्शन जो फ्रेडरिक सॉरी है उन्होंने अपनी पेंटिंग में विजुअलाइज नहीं करा था। ओके, तो लेट अस सी हमें क्या गिवन है। द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप मैन वुमेन ऑफ ऑल एजेस, तो ये तो उन्होंने शो करा था अपने प्रिंट में। नेक्स्ट, सोशल क्लासेस मार्चिंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन, ये भी उन्होंने शो करा था। सी होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या डी नॉन ऑफ द अबव। एंड गाइज, जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन करोगे तो प्लीज ABCD ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। बीइंग अ स्टूडेंट, जब हम ऑप्शन सी को पढ़ेंगे वी विल बी लाइक ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू, ठीक है, बट आप आगे स्टैचू का नाम पढ़ो। स्टैचू का नाम यहाँ गिवन है स्टैचू ऑफ यूनिटी, बट जो हमारे फ्रेडरिक सॉरी थे उन्होंने अपनी पिक्चर में क्या विजुलाइज करा था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे क्या गिवन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो मतलब सी वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी। समझ रहे हो? अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव दिया है कि अगर किसी बच्चे ने सडनली पढ़ लिया स्टैचू को होमेज दे रहे थे, यू फील लाइक हाँ स्टैचू को ही तो होमेज दिया था और मेन भी थे, सोशल क्लास मार्च भी कर रही थी, तो डी होगा नॉन ऑफ द अबव। बट नहीं, ध्यान से पढ़ना। यहाँ क्या गिवन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वहाँ क्या विजुलाइज करा गया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसी चीज को हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी हम ये रिविजन्स कर रहे हैं MCQs का लेटेस्ट पैटर्न का, सो दैट हम थरो हो जाए कॉन्सेप्ट से और हम अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे सके। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज करेक्ट, कौन सी सही है ये बतानी है। तो ऑब्वियसली कुछ गलत होंगी इनमें और कुछ सही होंगी। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम दैट इट वॉज पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, कि लोग जो हैं वो नेशन की डेस्टिनी अब शेप करेंगे। सेकेंड, फ्रांस विल हैव अ मोनार्की एंड विल बी हेडेड बाय मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। थर्ड, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट टू प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। थर्ड में ये है। एंड फोर्थ, इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस। फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड वन, क्योंकि ये भी हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये भी डिसाइड हुआ था। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। अब हमें ऑप्शंस में से ये ढूंढना है किसमें हमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गिवन होगी। ऑप्शन A, B, C, D, एंड वी कैन क्लियरली सी कि C में हमें गिवन है फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C1। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो कंसिडर करते हैं ना। ट्रीटी ऑफ वियना वाज मेड बाय द बिग फाइव. Power of monarchy had been overthrown in this treaty. Next, a series of strong states were set up on the boundaries of France to prevent expansion. Russia was given part of Poland and Prussia was given part of Saxony. Okay, तो guys यहाँ पे आपको बताना है which statements are correct. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ट्रीटी ऑफ वियना was made by Big Five, ये सही थी। सेकंड हमने पढ़ी पावर ऑफ मोनार्की was overthrown in this treaty, तो ये गलत है सेकंड वाली। थर्ड हमने पढ़ी है सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट was set up on the boundaries of France to prevent expansion, ये भी सही है। and Russia was given Poland, part of Poland, and Prussia was given part of Saxony, फोर्थ भी बिल्कुल सही है। तो हमारे अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 1, 3 एंड 4। अब कौन से ऑप्शन में आपको 1, 3 एंड 4 मिल रहा है, A, B, C, D, D में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है हमारा, D1, बिकॉज D में हमें गिवन है 1, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर क्या है, D। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर में करना है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वियना पीस सेटलमेंट, नेपोलियन वॉर्स बिगेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहले क्या हुआ था, वी ऑल नो, नेपोलियन वॉर बिगेन हुआ, देन वियना पीस सेटलमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, एंड देन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। तो क्या ऑर्डर बनेगा हमारा, 3, 2, 1, 4। कौन से ऑप्शन में गिवन है हमें 3, 2, 1, 4, A, B, C, D, D में गिवन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, D1। बिफोर अंडरस्टैंडिंग,
तो जैसे ही आप स्टेटमेंट्स को रीड करोगे, ऑर्डर अपने माइंड में पहले फिट करना, अच्छा ये ऑर्डर होना चाहिए, देन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर ढूंढ के जो है उसको मार्क करना, एक बार रिवाइज करके उसको मार्क करना, ठीक है। थर्ड पे क्या है हमारा, नेपोलियन वॉर बिगिन, देन सेकंड पे वियना पीस सेटलमेंट हुआ, देन फर्स्ट पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड फोर्थ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन ये है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर प्रैक्टिसेस लाइक द आइडिया ऑफ ला पेट्री एंड लेसिटियन। बिल्कुल सही है, करा था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने आइडिया, बिल्कुल सही है। रीजन गिवन है, दिस वाज डन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। रीजन पढ़ते ही समझ में आ गया, रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। ये क्यों करा था उन्होंने, जिससे कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में बढ़े। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए आप तब करोगे व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो वही होगा आंसर हमारा A1, बिकॉज देखो यहाँ असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है। क्यों बनाए उन्होंने ऐसे आइडियाज ला पेट्री के, लेसिटियन के, सो दैट लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी फील करें, नेशनलिज्म को फील करें। Let's see question number 6. Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Okay. Reason given है, they were closely bound to each other in spite of their autonomous rule. We all know true है, Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons. But just look at the reason. ये लिखा है they were closely bound to each other in spite of their autonomous rules. Okay, so let's see the option based on it. A आप तब करोगे when both assertion reason are true and reason is correct explanation. B when both assertion reason are true and reason is not the explanation. C when assertion is true but reason is false and D assertion is false but reason is true. तो कौन सा होगा यहाँ करेक्ट? यस, C1 होगा करेक्ट, बिकॉज assertion ट्रू है बट यहाँ रीजन जो गिवन है वो फॉल्स है, they were not closely bound to each other. Question number 7, who among the following formed the secret society called Young Italy? Otto von Bismarck, Giuseppe Mazzini, Metternich, John Gottfried. Obviously P1 Giuseppe Mazzini. Let's move on to next question. A romantic philosopher who celebrated national struggles by turning folk dancing like Polonaise and mazurka into nationalist symbol. कौन थे? कैरल कुप्रिंस्की, यूजीन, जॉन गॉटफ्राइड, सेंट पॉल. करेक्ट आंसर A1 कैरल. हु डिजाइन द कवर ऑफ जर्मन एल्मनेक? तो जर्मन एल्मनेक पे आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको बताना उनका कवर किसने डिजाइन करता है. एंड्रियास रेबमैन, कैरल कुप्रिंस्की, जॉन गॉटफ्राइड, बर्बन. करेक्ट आंसर A1 होगा गाइस, एंड्रियास रेबमैन. ओके गाइस, तो जो आपकी पिक्चर्स हैं, पिक्चर के नीचे की इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो उनके नीचे जो लाइन लिखी होती है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन यू विल डू योर रिविजन, डू ऑल दोज लाइन्स दैट आर रिटन अंडर द पिक्चर्स. ओके, let's move on to question number 10. The Italian revolutionary Giuseppe Mazzini was born at dash in 1807. Genoa, Carbonari, Marseilles, Bern. Correct answer A1 Genoa. Okay, let's see question number 11. Who among the following hosted the Congress at Vienna in 1850? King of Netherlands, Giuseppe Mazzini, Duke Metternich, Otto and Bismarck. C1 Duke Metternich. Question number 12. Identify the personality. आपको बताना है ये कौन सी personality है. Two female allegories of France and German. They stood as personifications of love, republic and liberty. Remind the public of the national symbol of unity and persuade them to identify with it. They were portrayed as that they gave the abstract idea of a nation concrete form. तो we know ही हमें given है two female allegories of France and German and identify करना है. तो फ्रांस की female allegory कौन है? मैरियन. and German की कौन है? जर्मेनिया. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? C1 बिकॉज उसमें हमें ऑप्शन में given है मैरियन एंड जर्मेनिया. Let's see question number 13. Which of the following statement is true about Zollverein? It was created to restore democracy. कैसा था? नहीं. It was created to unify Germany. कैसा था? नहीं. It was created to abolish tariff barriers. Yeah, it was created to abolish autocracy. C1 is correct. It was created to abolish tariff barriers. Okay, let's see question number 14. Who was to flee in the year 1848? Louis XV1, Louis X1V, Louis Philippi या Charles. Correct answer C1 Louis Philippi. Let's move on to the question number 15. Assertion reason question. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks which began in 1821. यहाँ गिवन है हमारे को assertion that जो revolutionary nationalism यूरोप में चला उसने जो है स्पार्क कर दिया ग्रीक रेवोल्यूशन को भी. ठीक है, ग्रीक्स में भी इंडिपेंडेंस की फीलिंग को उसने स्पार्क करा. And it started in 1821. Reason because Greece was suffering under the subjugation of the Ottoman Empire. तो guys यहाँ पे भी हमारा आंसर कौन सा होगा? A1 होगा because assertion यूरोप में स्टार्ट होता है तो वो स्पार्क कर देता है स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्रीस ऑल्सो. एंड ग्रीस में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑलरेडी दे वर अंडर द सब्जुगेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, दे वर फेसिंग स्ट्रगल, तो इसलिए वो भी अपना स्ट्रगल लॉन्च कर देते हैं. एंड यू नो देन ग्रीस जब इंडिपेंडेंट नेशन बनता है कौन सी ट्रीटी से, वो
क्वेश्चंस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ए होगा, बोथ ऑफ द रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 और 6। तो हम तो सबको ही करेंगे आंसर। लेट्स सी, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power, etc., etc. Okay, so let's see the architect of the process of national unification. Poland's chief minister Otto von Bismarck. Poland's chief minister Otto von Bismarck. Prussia's prime minister Otto den Bismarck या Prussia's chief minister Otto von Bismarck. Obviously T1, Prussia's chief minister Otto von Bismarck. Let's see question number 70. Who was proclaimed as German emperor? किसको German emperor proclaim करा गया था? Davis I was proclaimed as German emperor. David I, William II या विलियम वन। तो विलियम वन को जो है प्रोक्लेम करा गया था एज जर्मन एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द मिडिल क्लास जर्मनी ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू वन नेशन स्टेट? कब स्टार्ट करा था? 1838 में, 1748 में, 1848 में या 1948 में? करेक्ट C1 1848। तो गाइस हमें यहाँ पे ऊपर केस भी गिवन है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको केस से भी मिल सकती है, तो आप ऊपर केस भी चेक कर सकते हैं। वॉर्स टुक प्लेस इन 7 years 3, 2, 7, 4। कितने वॉर्स हुए थे? 3, 2, 7, 4। करेक्ट आंसर A1 3 वॉर्स हुए थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। हु वर नोन एज द जंकर्स? ऑटो वन बिस्मार्क, लैंड ओनर्स इन डेनमार्क, लैंड ओनर्स इन प्रूशिया, लैंड ओनर्स इन ऑस्ट्रिया। करेक्ट आंसर C1 लैंड ओनर्स इन प्रूशिया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन द प्रूशियन किंग विलियम I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles? कब करा था? A जून 1848, B February 1871, C जनवरी 1840 या D जनवरी 1871? करेक्ट आंसर T1 जनवरी 1871। तो डेट एंड इवेंट्स हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर? आई डोंट थिंक सो, हमें अब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस की भी जरूरत है। वी नो 1804। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द डैश वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप? कौन से ईयर्स थे ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप? 1830s, 1930s, 1630s, 1730s। करेक्ट आंसर ऑब्वियसली A1 1830s। गाइस आई हैव इंक्लूडेड डेट एंड इवेंट्स इन दिस वीडियो बिकॉज आई वांट कि आप इन्हें रिवाइज करते रहो। What changes did Napoleon bring about in the towns? क्या changes नेपोलियन लेकर आए थे? Guild restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasant artisans and workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. ठीक है, बहुत फ्रीडम मिला था, रिस्ट्रिक्शंस हट गए थे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ था A1। बी में गिवन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, सी पीजेंट वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसेस हैड टू पे टैक्स, एंड या डी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमेन्ड एज दे वर। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली A1। ये अच्छी चीजें थी जो नेपोलियन रूल में हुई थी। ठीक है। 25, विच कंट्री इज नोन एज क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, D USA। Correct answer is C1 Greece is known as the cradle of European civilization। तो guys with this we have completed 25 क्वेश्चन एंड इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। आई होप वीडियो की लेंथ 10-15 मिनट्स की हुई होगी, ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन करेंगे पिक्चर बेस पे एंड हमारे केस क्वेश्चंस पे। ओके, सो आई वांटेड कि जो वीडियो हो आपके रिवीजन की वो मिनिमम लेंथ की हो, सो दैट आप एक शॉर्ट में उसको देख लो। 10-15 मिनट्स आपने 25 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी 10 मिनट्स की होगी या हार्डली 15 मिनट्स की, उनको आपको रिवाइज करना है सो दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग जो हो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 26। दिस क्वेश्चन नंबर 26 इज योर होमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज? ओके, तो आपको बताना है विच इमेज इज दिस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, द हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ वर्सेलिस। तो कमेंट्स में आप मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।